कभी सोचा था गूगल पे काम करूंगा? कभी नहीं सोचा था भाई। और सोचने की तो दूर की बात है, मैंने इंटरव्यू के टाइम पे भी स्किप करने का सोचा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने फादर साहब को बोल दिया था कि मैं सोने जा रहा हूँ। बाहर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब बाहर एक बच्चा ग्रेजुएट होता है कंप्यूटर साइंस में, तो आप देखोगे उसके पास 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं दिखाने के लिए। तो फैंग कंपनीज और रिमोट जॉब विद डिसेंट सैलरी, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और ग्राइंडिंग डीएसए ऑन लीड कोड कि अभी सीखना चाहिए मुझे 2024 में। देखिए मेरा डीएसए का कोर्स है तो मैं हाँ ही बोलूंगा, मजाक कर रहा हूँ। डीएसए मेरे हिसाब से 2024 में ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान पेल रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ आर्यन, जैसे कभी हेट आता है? भर भर के आता है। मैं ये पहली बात तो इलॉन बाबा को पकड़ लिया जाए सैन फ्रांसिस्को में। इलॉन मस्क बाबा ने जो ट्विटर से ले ऑफ करे ना, सबसे पहले तो वो एक इसकी शुरुआत हो गई। लोग मेरे को लिंक्डइन पे मुझे शर्म आ रही है, पोस्ट डालता हूँ मुझे शर्म आती है। भाई तो घर बैठो, घर बैठ के बीन बजाओ। किसी को अगर जावास्क्रिप्ट भी आती थी तो उसे बोलते थे अरे वाह भाई इसको जावास्क्रिप्ट आती है, आजा भैया आजा काम कर ले। आज जावास्क्रिप्ट चैटजीपीटी को आती है कि इंटरव्यूज का फोकस बहुत हैवी डीएसए पे दिया गया है लास्ट के 10 सालों से। फैंग में हमारी भी गलती है, मैं तो फैंग वालों की भी गलती मानता हूँ, क्योंकि क्रिएटर बनने के चक्कर में या यूट्यूबर बनने के चक्कर में। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारा रो डिस्कशन हुआ है, बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो कैंडिड डिस्कशन है दो लोगों के बीच में। एंड आज मेरे साथ है आर्यन सिंह। इनको आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, और रील्स बड़ी अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं। एंड आज हमारे साथ आए, हमारे घर पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने इनसे बात करी इनके गूगल की जर्नी। इन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर से करी है। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अभी पॉडकास्ट में आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। 10 साल क्रिकेट खेला इन्होंने, उसके बाद कोडिंग फील्ड में आए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आए। ऐसे जब केसेस में सुनता हूँ तो लगता है लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो आर्यन उसका एक राइट एग्जांपल है। इनसे बहुत कुछ सीखा हमने, और इनसे बात करके बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। एंड हमने ओपन सोर्स के बारे में बात करी, हमने एआई के बारे में बात करी, करंट मार्केट के बारे में बात करी, बाहर क्या माइंडसेट रहता है, बाहर के इंजीनियर्स में क्या डिफरेंस और जो इंडिया में इंजीनियर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सब समझा। तो ये पॉडकास्ट पूरा पैक्ड है, इसको एंड तक देखना, कंप्लीट देखना, बहुत कुछ सीखेंगे इस पॉडकास्ट में। शर्त एक है कि आपको इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको पॉडकास्ट में क्या इंटरेस्टिंग लगा। एंड लाइक एम इज 10,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं आर्यन से। और उससे पहले अगर आप मास्टर कोडिंग पे नहीं हो तो कहूँ भाई आ जाओ, वहाँ हम फ्रंट एंड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के अराउंड बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस डालते हैं। और फ्री वेब कम्युनिटी है हमारी, ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे हैं वहाँ पे, हम क्वेश्चन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, वो भी लोग डालते रहते हैं। तो लिंक यू कैन सी, वहाँ पे आ जाओ एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे इंटरव्यू क्रैक करने में। चलिए बात करते हैं आर्यन से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी। बहुत मज़ा आने वाला है, चलिए। सो आर्यन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड काफ़ी छा रखे हो इंस्टाग्राम में, तो सोचा आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल भाई। काफ़ी लोगों ने आपको देखा हुआ है ऑलरेडी, बट कुछ ऐसी बातें आज आर्यन से जानेंगे जो आप लोगों को नहीं पता है। सो ओवर टू यू, कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कहाँ रहते हैं आप, थोड़ा बताइए अपने बारे में प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो मैंने एक्चुअली क्या है कि मेरी जर्नी थोड़ी अलग सी है। तो मैंने बैचलर्स करी है बाहर से, यूएसए से। और थोड़ा हाई रिस्क डिसीजन जो होता है 12वीं के बाद बाहर भेजने का, तो वो लिया मेरे पेरेंट्स ने। मैंने बाहर से बैचलर्स करी कंप्यूटर साइंस में। हल्का सा अर्ली ग्रेजुएशन लेके मैंने अपनी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर दी उसके बाद। बट हाँ, कॉलेज में मैंने खूब सारी इंटर्नशिप्स करी, खूब सारा टेक में काम करा, खूब सारे स्टार्टअप बना के लुटवा दिया। जिन लोगों ने ट्रस्ट करा था, जिन लोगों ने पैसा लगाया था, उनको भी लुटवा दिया। बट हाँ, ये छोटे से मेरा एकेडमिक इंट्रोडक्शन है कि बाहर से बैचलर्स करी, उसके बाद गूगल में अपनी जॉब स्टार्ट करी। इंटर्नशिप भी मैंने गूगल में करी थी, एंड उससे पहले एक और मेरी इंटर्नशिप थी। तो ये एकेडमिक है। इससे पहले जो लोग नहीं जानते, वो मैं क्रिकेट खेलता था यहीं पे जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं अभी, फरीदाबाद। मैंने 10 साल क्रिकेट खेला है और क्रिकेटर बनने वाला था मैं, तो मैं गलती से बन गया हूँ कोडर। अगर कोई देख रहा है ये तो मैं भी तुम्हारी तरह ही था, अगर तुम अभी फंसे हो जर्नी में। और क्रिकेट से लेके कोडिंग तक पता ही नहीं चला कब पहुँच गए। एंड बस अभी कर रहे हैं एंजॉय। कब आपको लगा कि, मतलब जैसे आप क्रिकेट एक बंदा 10 साल पूरा पैशन देके खेल रहा है, कब ये दिमाग में आया कि मुझे आईटी में या कोडिंग में निकलना है? ये चीज़ किसने कंडीशनिंग आपके माइंड में फीड किया? थोड़ा सा तो देखो, इंडिया का सिस्टम ऐसा ही है कि जबरदस्ती वाला यहाँ पे गेम थोड़ा सा रहता है कि 5th में बिना पूछे कुछ दिलवा दिया, 10th में, 11th में, 12th में। तो मेरा भी इसी तरीके से था कि टेक एक अच्छा बूमिंग
फील्ड है, अभी भी बहुत बूमिंग है, अभी बहुत सारी नई चीज़ें आगे, पहले उतनी नहीं होती थी। तो टेक को देखते हुए लोगों ने बोला कि कजन्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने, कि आप इसे टेक में डालो, टेक में डालने की कोशिश करो। और बाहर बहुत कल्चर है टेक का, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक हमने बचपन से सुनी हुई हैं। तो टेक के अंदर मेरे को डालने के लिए फिर सोचा कि इंजीनियरिंग करते हैं, उसके अंदर फिर डिटेलिंग में बात हुई कि कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुई। क्रिकेट का ऐसा है कि ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल स्पोर्ट है इंडिया में, मतलब नामुमकिन टाइप की चीज़ है, प्रैक्टिकलिटी उतनी नहीं है कि अगर आप लेट्स से रणजी ट्रॉफी वगैरह खेल भी लेते हो उसके बाद भी बड़ा कम चांस रहता है। तो प्रैक्टिकल डिसीजन थोड़ा सा ले लिया उस टाइम पे, जो कि अच्छा रहा। और फिर वहाँ से अपना टेक का थोड़ा सा कि ऐप्स वगैरह आती हैं, ये है वो। तो 16-17 में एक ऐप्स का भी बूम हुआ हल्का सा, 1-2 साल का, कि ऐप्स बहुत सारी आती हैं। तो वहाँ से देख के थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड लगी वो चीज़ें, और कजन्स वगैरह ने गाइड करा कि भाई आप टेक में कंप्यूटर साइंस को चूज़ करो। तो वहाँ से क्रिकेट टू कंप्यूटर साइंस कब स्विच हो गया पता ही नहीं चला। बट हाँ, मेजरली जस्ट बिकॉज ऑफ टेक, और थोड़े बहुत अपना जो लोग थे उनकी गाइडेंस की वजह से। और ये कब आया कि मुझे बाहर से ही पढ़ाई करनी है, इंडिया में क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो ये भी कजन्स की वजह से है कि अच्छा। तो कजन्स रहते थे मेरे बाहर काफ़ी सारे ना, तो उन्होंने हल्का फुल्का गाइड करा कि मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इनकमिंग इमिग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मास्टर्स के लिए। तो मास्टर्स लोग इसलिए करने जाते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है थोड़ा, 2 साल का ना, 2 साल का आपका है, और उसको 1.5 ईयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं लोग, और इंटर्नशिप करके जॉब ले लेते हैं। एंड थोड़ा करेंसी कन्वर्जन की वजह से वहाँ पे सैलरीज हायर हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो हमें पता है सबको। तो ये चीज़ें डिस्कशन होती थी कि मास्टर्स में जाना है। तो फिर वहाँ से अचानक से डिस्कशन ये स्टार्ट हुआ कि बैचलर्स में भी जा सकते हो आप बाहर। वो थोड़ा हाई रिस्क डिसीजन है क्योंकि 4 साल हैं, पैसा ज़्यादा लगेगा, रिस्क ज़्यादा हाई है, छोटा बच्चा होता है, ये है वो है। बट हाँ, उस रिस्क को थोड़ा सा देख के कि टॉलरेट रिस्क टॉलरेंस कितनी है, उस हिसाब से फाइनेंसेस वगैरह मैनेज करके ये डिसीजन लिया कि जो मास्टर्स के लिए 4-5 साल वेट करना है, वो वेटिंग टाइम हटा सकते हैं। पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा था, थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है, नंबर वगैरह अच्छे आ रहे थे, तो उस हिसाब से रिस्क टॉलरेंस बन जाती है पेरेंट्स की। तो वो बना, एंड देन फिर बाहर का अपना प्लान बन गया, उसी सबको मैनेज करके ना। कभी सोचा था गूगल में काम करूंगा? कभी नहीं सोचा था भाई। और सोचने की तो दूर की बात है, मैं माउंटेन व्यू गया था अपनी बुआ के साथ, तो मेरी बुआ रहती है, मैं तो माउंटेन व्यू में गया था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को वहाँ से भागने का मन कर गया, मैं 15 मिनट के अंदर भाग गया, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के दिमाग घूम के कि भाई यहाँ काम कभी नहीं मिलने वाला, इतने बड़े लोग हैं, बहुत ऊपर के लोग हैं, नहीं मिलता। और हल्का सा स्पेशली जब आप इतने बड़े, लेट से कोई दिल्ली में बहुत बड़े शहर से आता है, ये बहुत बड़े स्कूलिंग है, बहुत करोड़ों रुपए जिनके पास है, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, उन्हें ट्रस्ट फैक्टर होता है अपने ऊपर, एक बिलीफ होता है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पैसा देखा हुआ है। बट जिन्होंने उतना पैसा नहीं देखा, वो कभी सोचते ही नहीं है कि ये हम भी कमा सकते हैं। तो वो था। बट हाँ, गूगल में तो सोचा भी नहीं था। इवन इंटरव्यू का जो मेरा है, आगे में मैं बताऊँगा, मैंने इंटरव्यू के टाइम पे भी स्किप करने का सोचा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने फादर साहब को बोल दिया था कि मैं सोने जा रहा हूँ, मैं मना कर दूंगा, मेरे को डेल का ऑफर ऑलरेडी मिल गया। अच्छा, जब वहाँ पढ़ रहे थे आप? जब मैं पढ़ रहा था, मेरे गूगल का इंटर्नशिप का जब इंटरव्यू आया, तो 2 इंटरव्यूज लगातार होते हैं, फोन ये इंटरव्यू। अपॉर्चुनिटी कैसे आई आपको आर्यन? ये जो इंटर्नशिप की गूगल की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको? ये मोटा मोटा तो क्या है कि यूएसए और इंडिया में भी अब सेम कल्चर है कि ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस हायरिंग होती है। ओके। तो बाहर बहुत कल्चर है कोल्ड ईमेल्स का। तो कोल्ड ईमेल्स ये होता है कि किसी रिक्रूटर को, किसी मैनेजर को आप हल्का सा एक ईमेल लिख सकते हो कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, एंड मैं आपकी जो भी आप पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो उससे दोनों बंदों की जीत है, क्योंकि रिक्रूटर भी आपके जैसा बंदा ढूंढ रहा है, एंड आप भी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट इसमें हल्का सा ये होता है कि यू नीड एन इम्प्रेसिव प्रोफाइल। उस कोल्ड ईमेल में अगर आप ये लिखोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है ये वो, तो उसमें थोड़ा सा सेलिंग तरीके से अच्छे से पॉइंट्स लिख के आप बताओगे। तो वो मैंने करा था, एक रिक्रूटर को गूगल की कोल्ड ईमेल करा, एंड देन उनका मेरे पास रीच आउट आया कि ऐसे ऐसे हम हायर करते हैं, गूगल में इंटर्न्स हायर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज आपको सेंड कर देते हैं। तो वो मेरा क्लियर हो गया था। बट जब फ़ोन इंटरव्यूज़ की बारी आई, तब मेरे को 100% ट्रस्ट था कि वो मेरे से नहीं होने वाला। तो मैंने अपने फादर साहब को बोल दिया था कि वो मेरे से नहीं होगा। इतना बिलीफ नहीं था उस टाइम पे। हालांकि क्या चैलेंज था? टेक्निकल चैलेंज लगता था या फिर सॉफ्ट स्किल वाला इशू था? दोनों था। तो डीएसए का हम सबको पता है कि डीएसए में क्या होता है ना, आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितना भी सीपी कर लो, कितनी भी डीएसए की तैयारी कर लो, एक लक का फैक्टर हमेशा है। बिल्कुल है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछ लेगा, तो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी वो नहीं कर पाते हैं। तो वो एक फैक्टर हमेशा था कि खूब सारे इंटरव्यू फेल हो गए थे, खूब सारे एक्सेप्ट भी हो गए थे। बट गूगल, फेसबुक, फैंग में हमेशा ये रहता है डर कि इनके हार्डर होते हैं।
तो अगेन वो मुद्दा आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह का था ही नहीं, मुद्दा ही बिलीफ का ही था मेनली, जो कि बहुत सारे लोगों में मिसिंग है आजकल, कि बिलीफ ही नहीं था कि ये हो भी सकता है जब तक नहीं हुआ था। राइट। तो मोटा मोटा मुद्दा वो था। बट हाँ, उसके बाद मेरे फादर साहब ने उठाया और बोला कि भाई अब आ गया तो दे दे, और मैंने वो 2 इंटरव्यू दिए और फिर कहानी अब अलग है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सो गूगल में कितना टाइम हो गया आपको भी काम करते हुए, और मेरे आपका को टेक स्टैक क्या है? हाँ जी, तो मेरे को 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं, और इंटर्नशिप मैंने उससे पहले करी थी 3-4 महीने की, तो वो प्लस माइनस 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। एंड उससे पहले थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, तो कुल मिला के 4-4.5 साल। एंड टेक स्टैक तो गूगल का इंटरनल ही है, जो एंगुलर है गूगल के अंदर, एंगुलर गूगल का ही है। हालांकि लोगों को पसंद नहीं है एंगुलर, तो जो देख रहे हैं जिनको पसंद नहीं है सीख लीजिए, वो भी हेल्प कर सकती है आपको। बट हाँ, बाहर मार्केट में एंगुलर उतनी फेमस नहीं है, बट क्योंकि गूगल की खुद की एक टेक स्टैक फ्रेमवर्क है, तो वो एंगुलर यूज़ करते हैं। एंड देन बैकएंड सारा जावा में है, C++ में है, तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा बहुत हम करते रहते हैं उसमें भी। बट हाँ, लैंग्वेज भी डार्ट है, जो कि खुद की गूगल की ही गूगल ने ही बनाई थी। फ्लटर फ्रेमवर्क है, उसमें डार्ट यूज़ होती है, वो डार्ट को एंगुलर में भी लेके आ रहे हैं परफॉर्मेंस वगैरह की वजह से। तो डार्ट एंड एंगुलर मेन रहता है, बाकी थोड़ा बहुत जावा C++ वगैरह भी कर लेते हैं मौका मिलता है तो। क्या आप डिफरेंसेस देखते हो इंडिया में और बाहर के माइंडसेट में, जब आप एक एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को यहाँ देखते हो, किसी बीटेक स्टूडेंट को, और एक बाहर का जो बीटेक बच्चा कर रहा होता है, उसका क्या डिफरेंसेस देखते हो आप? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाहर की एजुकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बाहर कंप्यूटर साइंस में स्पेशली सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाने पे फोकस है सबका। तो कंप्यूटर साइंस सीखता कैसे है मैं वो बताता हूँ आपको। इंडिया में सीखता है, किसी कॉलेज में चले गए, नोट्स बनाता है, कॉपी पेन पे लिखता है, कोडिंग काफ़ी सारी समझने की कोशिश करता है कॉपी पेन से, किसी और के नोट्स कॉपी करता है, किसी का कोर्स टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ से सीखने की कोशिश करता है, बहुत सारे कोर्सेज खरीद के रखता है, वो सीखता है। बट बाहर ऐसा नहीं है, बाहर बिल्कुल अलग है। बाहर आदमी सीखता है हैकेथॉन से। तो बाहर आदमी क्या करता है, वो ये देखता है कि एक हैकेथॉन का इवेंट हो रहा है, तो मैं इस इवेंट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं 3-4 लोगों से मिलूंगा, उनके साथ 2 दिन बैठूंगा और अपने आप एक प्रोजेक्ट बनाने के थ्रू इस चीज़ को सीख जाऊंगा। तो यहाँ वो कल्चर ही नहीं है, यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। तो ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की। बट बाहर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब बाहर एक बच्चा ग्रेजुएट होता है कंप्यूटर साइंस में, तो आप देखोगे उसके पास 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं दिखाने के लिए कि मैंने एक गेम बनाया है, मैंने एक ऐप बनाई है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें मैंने फंड रेजिंग की हेल्प करी थी, मैंने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसमें हमने कुछ ऐसा करा था जो कि पहले अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिससे किसी CAs की हेल्प हो रही है, या लॉयर्स के लिए कोई प्रोडक्ट है, या कुछ भी है। तो वो तभी आता है जब आप एक हैकेथॉन स्टाइल के ग्रुप में बैठे हो, 3-4 लोगों से मिल रहे हो, काफ़ी इनोवेटिव क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो, तो वो हल्की से सिस्टमैटिक चीज़ें। तो वहाँ पे और यहाँ पे क्लियर डिफरेंस है कि आप रेज्यूमे अगर 99% लोगों का यहाँ पे उठा के देखोगे, तो वहाँ यहाँ आपको हल्की सी ये दिक्कत दिखेगी कि यहाँ पे यूनिकनेस और क्रिएटिविटी मिसिंग है उस रेज्यूमे में। यहाँ पे वही ई-कॉमर्स, वही आपका जो सोशल मीडिया ऐप, वही ई-कॉमर्स की क्लोन ऐप दिखने वाली है 99% रेज्यूमे। और उसमें स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो सीख भी वहीं, तो ये इकोसिस्टम बन गया ऐसा ना। तो बाहर एक क्लियर डिफरेंस है। बाहर इवन क्लासेस भी ऐसी डिजाइंड है, बहुत सारी फुल स्टैक की ऐसी डिजाइंड है जिसमें आपको एक आइडिया चूज करना पड़ता है, उस आइडिया पे ही आपको ग्रेडिंग होती है। कोई इंडिया में मेरे को नहीं लगता कॉलेज, एक्सेप्ट अ फ्यू, ऐसे होंगे जिसपे आइडियाज पे ग्रेडिंग है, जिसमें पूरी टेक स्टैक आपको एक स्क्रैच से बिल्ड करनी है या कुछ ऐसी चीज़ें। तो हाँ, प्लस माइनस डेफिनेटली है बाहर और यहाँ का। बट हाँ, यहाँ पे भी बहुत बूम हो रहा है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैकेथॉन्स में जाते हैं। तो आई एम श्योर 1-1.5 साल में यहाँ पे भी खूब सारी चीज़ें नहीं देख अवेयरनेस देखो काफ़ी हुई है इंडिया में भी, ऐसा नहीं है। बट यस, मैं ये बात से एग्री करता हूँ कि वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो कोड लिख के काम करके अपने आप को बेटर करते हैं, इंस्टेड ऑफ खाली थ्योरी वाला काम चल रहा है। बिल्कुल, थ्योरी से तो सीख ही नहीं सकते, कुछ नहीं सीख सकते, बिकॉज फील्ड ही ऐसी है। फील्ड ही ऐसी, आपको जाके काम ही करना है। राइट। और इसमें हल्की सिस्टमैटिक प्रॉब्लम ये भी है कि इंटरव्यूज़ का फोकस बहुत हैवी DSA पे दिया गया है लास्ट के 10 सालों से। फैंग में हमारी भी गलती है, मैं तो फैंग वालों की भी गलती मानता हूँ, क्योंकि क्रिएटर बनने के चक्कर में या यूट्यूबर बनने के चक्कर में हमने क्या करा, लास्ट के 10 सालों से कंटेंट ही ये बना रहे हैं कि भाई DSA। बट उससे प्रॉब्लम वो आती है कि DSA का रियल लाइफ कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट से हल्का सा मिसमैच है। अच्छा प्रोग्रामर वो बना देता है,
बट हल्का मिसमैच बिल्कुल है। इवन मैं हमेशा बोलता हूँ डीएसए लाइक इंटरव्यू निकालने के लिए यू शुड नो डीएसए, बट अंदर काम के लिए हमें पता है डेवलपमेंट ही चल रही है सारी, और लॉजिक बिल्डिंग में आपको हेल्प करता है नो डाउट। अगर आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल दैट वो भी वर्क करेगा। बट ये है कि थोड़ा हाइप ज़्यादा बन जाती है, बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई है। इवन कितनी सारी अगर आप रिएक्ट की एप्लीकेशंस देखोगे 90% जो प्रोजेक्ट्स बंदे बनाते हैं उसमें फिल्टर, मैप, रिड्यूस, 5-6 हायर ऑर्डर फंक्शन, 5-6 छोटे मोटे अरेज फरेज, मैप्स वगैरह, हैश मैप, ये वो, एग्री। मतलब उसके अलावा आप कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो। मैं मानता हूँ कुछ एडवांस एप्लीकेशंस या कहीं लेट्स से बीएफएस डीएफएस यूज़ करनी आपको पड़ रही है, या आप कोई बहुत बड़ी सर्च का कोई ऐप बना रहे हो वहाँ यूज़ करनी पड़ रही है, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बेसिक जो डेवलपमेंट है उसमें डीएसए का बहुत बड़ा हाथ है। बट हाँ, अच्छा आपको प्रोग्रामर बनाएगी, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगी, अच्छा आपको लॉजिक बिल्डर बनाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है डीएसए के बारे में। जैसे अभी इंडिया में स्पेशली जो मार्केट चल रही है अभी, रिसेशन, ले ऑफ, अभी वैसे हायरिंग नहीं हो रही जैसे 2022 में हो रही थी, राइट? क्या बाहर भी अभी ऐसा ही चल रहा है? मैं मानता हूँ अगर तुम में दम होगा, तुम में टैलेंट होगा, तुम कहीं ना कहीं से निकल जाओगे। ये बातें हम बहुत सुनते हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर हम कहते भी हैं, बट अभी फिर भी बच्चे स्किलफुल भी हैं, और बट ऑप्शंस नहीं है जॉब्स के लिए, ऑप्शंस कम है। तो क्या ऐसे केस में एक स्टूडेंट को करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ये पहली बात तो इलॉन बाबा को पकड़ लिया जाए सैन फ्रांसिस्को में। इलॉन मस्क बाबा ने जो ट्विटर से ले ऑफ करे ना, सबसे पहले तो वो एक इसकी शुरुआत हो गई। तो ट्विटर में बेसिकली क्या होता था कि 7500 के आसपास उनके एम्प्लॉयज़ होते थे, एंड दे वर ओनली वर्किंग ऑन द मोबाइल ऐप, और मतलब वेब ऐप, जो कि ट्विटर का फ्रंट फेस है। तो जब वो एक्विजिशन हुआ तो पता चला कि भाई इसमें 7,500 लोगों में से 5,000 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मिनिस्क्यूल टास्क में लगे हुए हैं, जो कि डे इन द लाइफ की वीडियो बना रहे हैं, है ना, चाय पानी के लिए 3 बार उठ रहे हैं, कॉफ़ी पीने के लिए 6 बार उठ रहे हैं। तो वो उस चक्कर में जब इलॉन मस्क आया, उसने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, उसको पैसा बचाना था, हर तरीके से पैसों की सेव करना था, उसे प्राइवेट कंपनी को राइज करवाना था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स लगे हुए थे पीछे। तो वहाँ से ये एक जर्नी स्टार्ट हुई ले-ऑफ्स की, और वहाँ से एकदम ये वेव आई है कि बहुत सारे जो लोग काम करते थे उससे ज़्यादा कर सकते हैं टेक की फील्ड में। तो जो स्टार्टअप्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने देखा कि भाई 1000 बंदों को अगर हम ले ऑफ करते हैं तो इससे इन्वेस्टर अपडेट भी अच्छी होती है, हमारी बैलेंस शीट्स भी अच्छी होती हैं, हमारा दूसरे लोग काम भी ज़्यादा करते हैं, और उनको हम थोड़ा बहुत हाइक दे के बैलेंस कर सकते हैं इस चीज़ों को, और हमारा हेडेक भी कम है, खाना भी कम है, जगह भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो वहाँ से वेव स्टार्ट हुई 2021-22 जब भी ये हुआ था। और उस चक्कर में अब क्या हो गया है कि जो 3 साल का एक्सपीरियंस बनता है वो फर्स्ट पे आ चुका है, वो कहता है भाई हमें फर्स्ट वाली नौकरी दे दो। 5 ईयर वाला कहता है हमें सेकंड ईयर पे, मतलब 2+ वाले में भी अप्लाई करता है, और फ्रेशर्स को इसमें हल्की फुल्की दिक्कत आने लग गई है। ये तो 100% सच्चाई है। इसमें क्रिएटर बाबा हमारी तरह बोले अगर कि ऐसा गलत है तो वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये है कि मैं इसमें ऐसा समझता हूँ कि पहले अगर 3 चीज़ से बात बन जाती थी, बट अब आपको आपको डेवऑप्स भी पता होना चाहिए, आपको कुबरनेटिस भी पता होना चाहिए, आपको पाइपलाइन भी पता होना चाहिए, CI/CD क्या है, फ्रंट एंड रोल के साथ साथ, मतलब एक कंप्लीट पैकेज। तब आप विजिबिलिटी में आओगे और किसी की नज़र पड़ेगी तो आपको ऑप्शंस मिल रहे होंगे। खाली वो टाइम गया कि अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट और दैट्स इट, वो चीज़ नहीं है। वो बहुत पहले होती थी, वो एक्चुअली इसलिए होती थी क्योंकि 10 साल पहले अगर आप देखोगे तो ट्यूटोरियल्स बहुत कम थे, कोर्सेज बहुत कम थे, चैट जीपीटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो किसी को अगर जावास्क्रिप्ट भी आती थी तो उसे बोलते थे अरे वाह भाई इसको जावास्क्रिप्ट आती है, आजा भैया आजा काम कर ले। आज जावास्क्रिप्ट चैट जीपीटी को आती है, आज जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, फायरबेस, मोंगोडीबी, नोड एक्सप्रेस चैट जीपीटी को आता है। ई कॉमर्स की ऐप आप 15 मिनट में बना सकते हो चैट जीपीटी से। चेनिंग करो प्रॉम्प्ट की, स्टार्टिंग से लेकर 10 प्रॉम्प्ट लिखोगे, चैट जीपीटी आपको पूरी की पूरी ई कॉमर्स ऐप बना के दे देगा। तो जो एवरेज कोडर था जिसके रेज्यूमे पे ई कॉमर्स की ऐप बनी हुई है 10 साल पहले और आज बनी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो चीज तो एआई बना के दे रहा है, मतलब हल्के लेवल पे। राइट। बट आर्यन, इसमें एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, आपने बहुत सही से बताई ये चीज़। देखो ई कॉमर्स में बनवा तो लूंगा चैट जीपीटी से, कोड भी ले लूंगा, चला भी लूंगा, बट अंदर जो मैंने हुक्स यूज़ किए हैं क्या मुझे पता है कैसे यूज़ करते हैं? तो अगर मैं ई कॉमर्स बना भी रहा हूँ और मुझे वो सारे मेरे फाउंडेशन, मेरे हुक्स, हाई ऑर्डर फंक्शन मुझे बनाने आते हैं, मुझे हुक्स लिखना आता है, मुझे कस्टम हुक लिखना आता है, तो वो तो एक रास्ता बनाएगा ना इंटरव्यूअर, चाहे टूल्स हैं। बिल्कुल तो वी कैन टेल, हम हेल्प ले सकते हैं टूल से, बट अगर मुझे मैं कॉपी कर रहा हूँ अंधाधुन, कुछ पता ही नहीं है, तो वो बेवकूफ़ी है। बिल्कुल, बट वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं 99% लोग अनफॉर्चुनेटली। यही है कि क्योंकि जब आपको एक इजी एक्सेस मिल गया ई कॉमर्स की ऐप है, तो वहाँ से चेपा चापी करी एंड देन क्विकली हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली इसके थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी आ रहे हैं एआई के, पॉजिटिव्स तो बड़े कम देखने को मिल रहे हैं, वो SaaS टूल्स और उन सारों में दिख रहे हैं। बट डेव साइकिल्स में अगर आपको याद हो 5-6 साल पहले स्टैक ओवरफ्लो पे 2-2 घंटे बैठा करते थे, आप स्टैक ओवरफ्लो के
साइट्स निकाल के देखो, लोगों ने बैठना ही बंद कर दिया। लोग गूगल करते थे कितनी सारी चीज़, हुक्स अगर आपको कस्टम बनाने होते थे आप गूगल करते थे, सीखते थे, उसके अंदर घुसते थे, और यूज़ इफेक्ट कैसे चलते हैं सारी चीज़ें चेक करते थे खुद बैठ के। तो हल्का फुल्का वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया कि लोग फटाफट 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 एआई से लिखवा लेते हैं। तो वो एक चीज़ है। बट हाँ, इसमें वही है कि अगर आप चैट जीपीटी से लिखवा भी रहे हो, उसके ऊपर बिल्ड करें, उसके ऊपर जाओ, उसके और सीखो, फीचर्स ऐड करो, काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो। एंड हाँ, उसकी हेल्प लेना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। बट हाँ, वही मैं चीज़ बता रहा हूँ कि पहले जो 10 साल पहले जावास्क्रिप्ट सीखने में 6 महीने लगते थे, आज वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में शिफ्ट हो गया थोड़ा बहुत, कि आप दिन रात अगर इवन चैट जीपीटी की हेल्प लेते हो तो आपकी लर्निंग स्पीड एकदम फास्ट हो गई है आज के डेट में। तो आपको बहुत सारी हैट्स पहननी पड़ेंगी। आई थिंक यू हैव टू स्मार्ट, राइट? आप डेवलपर है, ठीक है, बट आप स्मार्टनेस वही तो है कि आप कैसे टूल को यूज़ में लेके अपने काम की अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो। बट आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। अभी जो बच्चे अभी सफ़र कर रहे हैं इतने क्राउड में, तो उनके लिए क्या एक पाथ अभी होना चाहिए? मतलब कैसे, देखो, पेशेंस, मोटिवेशन, ये दीज थिंग्स आर टेम्परेरी, बट बाद में फिर जॉब तो है नहीं। एट द एंड जेब में पैसा तो जाना चाहिए। बिल्कुल। आपका वो पॉइंट बहुत अच्छा था, कोल्ड ईमेल वाला। देखो, एट द एंड वी आर प्रोडक्ट्स, राइट? अभी कहीं ना कहीं तो बिकेंगे, किसी ना किसी कोई छोटी कंपनी बिकेगा, कोई एमएनसी में बिकेगा, राइट? बट कैसे अब वो रास्ता बनाए? बिल्कुल। तो इसमें जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ लोगों को, वो ये करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं यूनिकनेस अपने अंदर लानी पड़ेगी इन 2024। ओके। अगर आप, मुझे लगता है अगर आप यूनिक नहीं हो किसी भी तरीके से, यूनिक का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं, लेट्स से आप नेक्स्ट ईयर से रिएक्ट पढ़ते हो तो आपको बहुत एडवांस लेवल पे या बहुत क्लैरिटी से रिएक्ट आती है। यूनिक का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। यूनिक का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने ओपन सोर्स करा हुआ है। यूनिक का मतलब ये भी हो सकता है कि आप डीएसए में बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं। और यूनिक का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने मल्टीपल चीज़ें भी करी हुई हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, डीएसए वीएसए करा हुआ है। बट मेन मुद्दा मुझे जो लगता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो कि हायर कर रहे हैं इस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं यूनिकनेस और कहीं ना कहीं उस बंदे को ढूंढते हैं जो मल्टीपल हैट्स को वेयर कर सकता है। तो अगेन आई थिंक एंड ऑफ द डिस्कशन इसका यही है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और इसको आप कहते हैं ना कि बदकिस्मती माने, या इसको आप अपना किस्मत, फूटी किस्मत माने, या कुछ भी माने, बट जो 10 साल पहले चल रहा था वो आज नहीं चल सकता अनफॉर्चुनेटली। तो आज के ज़माने में आपको सब कुछ सीखना भी पड़ेगा, डिप्लॉय भी करना पड़ेगा, बिल्ड पब्लिक में भी करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना भी पड़ेगा, कोल्ड ईमेल भी करनी पड़ेगी, और ये सारी की सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि भाई हम ये 6-7 चीज़ें करते हैं और हम इसमें हल्के फुल्के एक्सपर्ट भी हैं। तो आई थिंक अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो अच्छे से, और इसको 3-4 महीने 5 महीने देते हो टाइम को, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती मिलेंगी। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हज़ारों लोगों को दिखती हैं जब वो यूनिकनेस प्रोजेक्ट्स अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो नहीं, बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, आप एक चीज़ क्लियर रखिए कि हाँ, मुझे ठीक है, डेवऑप्स का नॉलेज हो गया, कुबरनेटिस का हो गया, फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, बैक एंड में इंटरेस्ट है, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखेंगे, प्रोजेक्ट्स रखेंगे। देन आप, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, वो तो बहुत ज़रूरी है। जितने लोगों से आप मिलेंगे, और चाहे वो लिंक्डइन में मिल रहे हैं या इन पर्सन मिल रहे हैं, रास्ते वहीं से बनेंगे। बिल्कुल। हाँ, नेटवर्किंग का तो तोड़ ही नहीं है। और नेटवर्किंग का मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हेलो भेजना एक नेटवर्क है, वो भी एक गलत फहमी है लोगों के अंदर। आई थिंक थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ करना ज़रूरी है, वैल्यू प्रोवाइड दोनों तरफ से होनी चाहिए। कि अगर मैं यहाँ आके आपका कोई सामान चोरी कर जाऊँ तो वो वन वे स्ट्रीट है, बट मैं आपको कोई दे के चला जाऊँ, या किसी भी तरीके से लिंक्डइन पे भी अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, तो या तो आप एक कुछ अपने बारे में अच्छा बताएं कि ये मेरे अंदर स्किल्स है, और ये मैं आपसे मांगता हूँ, रेफरल मांग रहा हूँ, या किसी तरीके से रिक्रूटर से बातचीत कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो ज़्यादा बढ़िया है, रादर दैन सेइंग कि हाय हेलो, या जिस तरीके से थोड़ा पुराना स्टाइल चलता आ रहा है। तो हाँ, नेटवर्किंग तो बहुत ज़रूरी है। कोल्ड ईमेल्स करना, लिंक्डइन पे डीएम्स करना, लोगों को डीएम्स करना। मैं इंस्टाग्राम पे हज़ारों डीएम्स का आंसर करता हूँ, जितने भी मेरे को मिलते हैं। कोशिश करता हूँ कि जो भी हेल्प हो सके, जितनी भी हज़ारों में से। बट हाँ, मैंने देखा है कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग रिप्लाई भी करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं। बट हाँ, कोल्ड ईमेल्स को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है 2024 में। अभी एआई की बात आपने करी, हाँ जी। तो आपके क्या व्यूज़ हैं एआई को लेके? कोई बात होती है, सब लोग एआई से जोड़ देते हैं, यही इसका कारण है, यही इसका कारण है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी डेविड एआई आया, कुछ भी मतलब लॉन्च कर रहे हैं यार, लोग बच्चे वैसे डर रहे हैं, एक तो जॉब्स नहीं है, ऊपर से ऐसे टूल्स आ जाते हैं, दिमाग और ख़राब करते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैंने खुद मीम बना रखे हैं खूब सारी एआई पे कि कोई पुरानी ज़मीन के कागज़ बचे हों तो पापा मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि अब डेविड एआई आ गया तो हमारी नौकरी खतरे में है। बट इसका सिंपल आंसर बताऊं मैं क्या है, कि इसमें डर के कोई फ़ायदा नहीं है ना, भागने का कोई फ़ायदा नहीं।
या फिर इससे हुहा करने का कोई फायदा नहीं है। हुहा क्रिएटर्स थोड़ा करते हैं, इस चीज को आप समझिए, क्योंकि हमें उसके मिलते हैं पैसे। व्यूज एंड पैसे। तो डेविन एआई का नाम नहीं लेंगे तो बाबा कैसे व्यूज आएंगे, हाँ। राइट। तो मैंने भी थोड़ा बहुत डराने की कोशिश करी, बट उसके लिए सॉरी। बट हाँ, कुछ नहीं करने वाला एआई। बट इन शॉर्ट में मेरा इस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं कहता हूँ चाहे 10,000 टूल भी आ जाए, मेरा ऐसा पर्सनली बिलीव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, अगर एक कंपनी में 20 लोग काम करें, दैट कैन बी रिड्यूस 16-15, वो काउंट डिक्रीज हो सकता है, बट मैनुअल इंटरवेंशन तो चाहिए ही चाहिए। नहीं चाहिए। और इवन आप देखोगे कि जितनी हल्का फुल्का अगेन वो ये कि ये हो सकता है कि जो एक प्रोजेक्ट वाला था वो 3-4 बना के आगे बढ़ सकता है, ये चीज़ें पॉसिबल है। बट हाँ, अगले 2-3-4 साल में तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। डेविन एआई की खुद न्यूज़ आ गई है, कल आप वो चेक कर सकते हैं जाके, उनका खुद भांडा फोड़ दिया किसी ने। मार्केटिंग कैंपेन था, वो विस्पर एआई वगैरह यूज़ करके, विजन एआई यूज़ करके उन्होंने कुछ बना रखा है। और चैट जीपीटी को भी अब 2 साल होने वाले हैं। आप देखोगे 2020 में उनके अर्ली वर्जन, 2021 या 2 में उनके अर्ली वर्जन आए थे। चैट जीपीटी को भी 1.5 साल हो गया है। मिड जर्नी को बहुत सारा टाइम हो चुका है। बहुत सारे लेक्सिका आर्ट को बहुत सारा टाइम हो गया है। प्लेग्राउंड एआई एक टूल बता रहा हूँ, बहुत सारा टाइम है। तो आप इन टूल्स के बारे में देखो, इनको 1.5-2-3 साल हो गए हैं। तो ऐसा कौन सा सबकी नौकरियां हैं तो यहीं है, बैठे हैं सारे लोग, इन कंपनीज चल रही हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, जो एक एवरेज बंदा था वो ये कह सकते हो कि उसको हल्का फुल्का ये डर है कि वो एवरेज माइंडसेट को ऐसा हो सकता है कि हल्का सा पुश मिले, उसको भी लिया जाएगा। बट हाँ, हल्का सा पुश की वहाँ ज़रूरत है। बट हाँ, ये ऐसी ये छोटी मोटी चीज़ों से कहाँ डर रहे हो भाई। ओके, सो व्हाट इज योर थॉट ऑन लाइक डीएसए पे आपका क्या पॉइंट है कि अभी सीखना चाहिए मुझे 2024 में? देखिए, मेरा डीएसए का कोर्स है तो मैं हाँ ही बोलूँगा, मजाक कर रहा हूँ। डीएसए मेरे हिसाब से 2024 में कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, और इसमें सच्चाई सारे क्रिएटर्स नहीं बोलते हैं क्योंकि सबके कोर्सेज हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, डीएसए 2-3 सालों में आप दिख जाए कहीं तो आप मुझे बता देना। आप 2-3-4 सालों में बहुत कम डीएसए दिखने वाली है, बहुत कम। अगेन उसका रीज़न है, स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं टेक स्टैक से, कंपनियां ग्रो करती हैं टेक प्रोडक्ट से, टेस्टिंग, ऑटोमेशन, CI/CD, डेवऑप्स, AWS, क्लाउड की चीज़ें, फ्रंट एंड बैक एंड, सारा कुछ है, फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज एंड सारी चीज़ों का गेम। एंड्रॉयड आप उठा के देख लो, कोई डीएसए दूर दूर तक नहीं है। iOS कर लो, कोई डीएसए करने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्का फुल्का कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट मैं इसको ज़रूर मानता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर आप हटा दो कि ये मेरे को एक बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, बेटर मैथमेटिशियन बनाता है, या बेटर मेरी कैलकुलेशंस को बेटर करता है, बेटर लॉजिक बिल्डिंग को करता है, उसको अगर आप नल एंड वॉइड कर दो थोड़ी देर के लिए। मैं लिखित में अगर मेरे को कोई चैलेंज करता है, 50 ऐसे नाम मैं आपको इंस्टाग्राम या कहीं भी जो मेरे को चैलेंज करे, 50 ऐसे डेवलपर्स के नाम बताने को राजी हूँ जिन्होंने कभी डीएसए नहीं करा और वो ब्रिलियंट इंजीनियर्स हैं, वो मेरे से बेटर हैं। 2-3 नाम अगर लेने तो मैं अभी ले सकता हूँ, हर्ष कुमार पांडे एक ले लेता हूँ, दीपांशु ले लेता हूँ, बहुत सारे हैं, धनुष ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ इनसे सुंदर कोडर ही कोई नहीं है भाई। आप देखो, मतलब है ही नहीं, इन्होंने कभी डीएसए करा ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। फैंग को अगर आप छोड़ दो, ऑलरेडी डीएसए बहुत कम हो चुका है। सुपा बेस में आप जाके हायरिंग देखो कैसे हो रही है, ऐप राइट में हायरिंग देखो कैसे हो रही है, वर्सेल में आप हायरिंग देखो कैसे हो रही है, आप देखो बड़ी कंपनीज में हायरिंग कैसे, आपको खुद उसका ट्रेंड पता चल जाएगा। बट हाँ, कर लेना चाहिए, मैं मना नहीं करता, कर लेना चाहिए क्योंकि हेल्प होती है। आप बेटर सॉल्वर बनते हो, ये बनते हो, वो बनते हो, कर लेना चाहिए। बट हाँ, मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस डेव को देना पड़ेगा। दैट इज द आंसर। डीएसए को इग्नोर ना करें, बट हाँ, डेव पे एक जबरदस्त फोकस डालें और आपको वहां से अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, इसकी एक तो गारंटी है ही है। तो उम्मीद है जी आर्यन से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल रहे होंगे। आगे इनसे पूछते हैं 2-3 सवाल और मेरे पास हैं आपसे बात करने के लिए। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे इंस्टाग्राम है, आप अभी रन कर रहे हैं, तो फ़नी कंटेंट ही बनाते हैं, फ़नी कंटेंट के थ्रू आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान पेल रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ आर्यन, जैसे कभी हेट आता है? भर के आता है भाई। कैसे इसको डील करते हो? क्योंकि देखो, एक कंटेंट क्रिएटर रहना और फिर जब हेट आना, सम टाइम गुस्सा भी आता होगा, इसको जवाब दूं, सबको जवाब नहीं दे सकते, बिल्कुल। ऑडियंस कम हो तो फिर भी ठीक है, थोड़ी बढ़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। कैसे उसको फिर हैंडल करते हो? भाई हेट पे ना देखो, 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको। हेट पे पहली बात तो ये है कि प्यार और हेट ना बहुत ही डिसबैलेंस्ड है। हेट इतनी सी है बट वो हमें दिखती है। प्यार इतना है, लोग मिलने आ रहे हैं, पपियां ले रहे हैं, वो भूल गए हमें 1 सेकंड में। बट जो हेट में किसी ने एक शब्द भी लिख दिया था वो हमें 6 महीने तक याद है। तो हेट इतनी है बट वो चुभती है।
तो और दूसरी चीज़ तो ये है ही कि भाई आई थिंक अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में तो हेट तो भाई लेना सीख जाओ, बेशरम बन जाओ, अपने प्रोजेक्ट्स फैलाओ। ये बोलते हैं लोग मेरे को, लिंक्डइन पे मुझे शर्म आ रही है, पोस्ट डालता हूँ मुझे शर्म आती है। भाई तो घर बैठो, घर बैठ के बीन बजाओ, क्योंकि बेशरम आदमी जो होता है ना वो सक्सेसफुल आदमी का नींव ही वही है कि आपको थिक स्किन्ड और बेशरम बनना पड़ेगा। हेट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हार्दिक पांड्या जैसे कोई काम ना करें, इंडियन कैप्टन को कुर्सी से मत उतारें, फिर पूरा इंडिया ही चढ़ जाएगा आपके ऊपर। बट हाँ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, हर बंदे को इम्प्रेस नहीं कर सकते, तो हेट आ रही आने दो, कोई चक्कर नहीं, वो भी एक दिन प्यार करेंगे। और मैक्सिमम एक और राज की बात बताता हूँ आज आपको, वो जो हेटर्स होते हैं वो आपके लवर्स ही हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अगर किसी कमेंट गाली लिख दी, आप उसे मैसेज करके देखो कि भाई तूने गाली क्यों लिखी है, कह रहे भैया आपसे रिप्लाई चाहिए था। मैक्सिमम ऐसे हैं, सुन लो तुम, मैक्सिमम ऐसे हैं। आप करो ट्राई, आप 5 को आज लिखना, वो कहेंगे भैया आपकी नजरों में आना था, या आप रिप्लाई नहीं कर, टेंशन लेने के लिए। टेंशन वो तो है ही सारे हैं। मैं लिखूंगा, अरे मैंने कहा भाई कमाल है, मतलब माँ बहन पे गाली दोगे? मतलब रिप्लाई चाहिए तो भाई वैसे मांग लो। कितना अच्छा तरीका कहाँ से सीखा है? तो वो ये सब चलता रहता है, बट हाँ ओवर टाइम आप सीख जाते हो। पता है मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपके अंदर एक क्वालिटी मैंने नोटिस किया, आप बहुत बिंदास आदमी है, खुल के बोलते हैं, एकदम खुले मिजाज वाले इंसान है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी क्वालिटी से हमेशा बनाए रखिएगा। बिल्कुल मेरे भाई, एंड आई थिंक थोड़ा सा अप डाउन भी रहता है ना, कंट्रोवर्शियल मेरी आती रहती हैं ऊपर नीचे, बट हाँ चलता रहेगा ऐसे। ओके, सो ओपन सोर्स के ऊपर क्या आपका थॉट है? ओपन सोर्स कमाल की चीज़ है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ओपन सोर्स बहुत ही शानदार चीज़ है, और वो एक पब्लिकली तरीका है अपनी स्किल्स को दिखाने का। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि एक कैसे पता चलेगा कि एक कोडर बहुत अच्छा कोडर है, तो गिटहब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोड को सबमिट कर सकते हो लोगों को दिखाने के लिए कि यार ये मैंने कोड लिखा था, ये मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन करी है, और उससे बहुत सारी चीज़ें कोडर्स के बारे में पता चलती है। एक चीज़ ये पता चलती है कि ये बड़े कोड बेसिस में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो बड़े कोड बेस का मतलब एक बड़ी कंपनी ही होती है। तो cal.com dev.sh में अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो उसका मतलब यही है कि ही कैन वर्क एज एन एम्प्लॉय, तो हम इसे हायर कर सकते हैं, इसने ऑलरेडी हमें दिखा दिया है। तो ओपन सोर्स एक बहुत ही सुंदर तरीका है। ओपन सोर्स में दिक्कत ये है कि वो एक हल्की सी एडवांस चीज़ है, ये दिक्कत है, और ये लोग भूल जाते हैं कोर्स वोर्स बेचते हुए कि ओपन सोर्स हल्की सी एडवांस है। जैसे नेक्स्ट.जेएस के अंदर अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने जाओगे तो उसमें आपको नेक्स्ट.जेएस की बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नेक्स्ट.जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग कैसे होती है, सर्वर एक्शंस कैसे चलते हैं, बहुत सारे कंडीशंस कैसे लिखे जाएंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस को कैसे पढ़ना है, बड़ी बड़ी फाइल्स को कैसे पढ़ना है, डेटाबेस वगैरह का सिस्टम कैसे है, प्रिज्मा यूज़ हो रहा है तो आपने 1-2 टेबल बनाई होंगी बट वहाँ पे 10 टेबल हैं, तो वो कैसे देखना है। तो ये एक एडवांस स्किल है। बट हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओपन सोर्स में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, गिटहब पे बैठते हो, लिखते हो, कोड सबमिट करते हो, पीआर, बहुत जल्दी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ ये भी है कि ओपन सोर्स इज़ नॉट द ओनली वे। आप सेम चीज़ अपने प्रोजेक्ट्स में भी दिखा सकते हो कि आपने कोई बड़ी फंड रेजिंग की ऐप बनाई है, डोनेशन की ऐप बनाई है, रेज्यूमे बिल्डर आपने बनाया है, एंड उसमें आपने 5000 यूजर्स लिए हैं, तो वो भी इक्वलेंट है आज की डेट में एक बहुत बढ़िया स्किल, तो वो भी आप कर सकते हो। बट हाँ, ओपन सोर्स इज ब्यूटीफुल ऑब्वियसली। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके कंटेंशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि पब्लिक में है, गिटहब पे आप कोड सबमिट कर रहे हो, लोग देख सकते हैं उसे पब्लिकली। मेरे प्रोजेक्ट में तो ऐसा भी हो सकता है मैंने कॉपी पेस्ट करा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे प्रोजेक्ट में मैं कर सकता हूँ बिहाइंड द सीन्स। बट हाँ, आजकल अपना ही प्रोजेक्ट आप गिटहब पे डाल के कर दो तो वो भी कंसिडर हो जाता है ओपन सोर्स। आप उसमें कमिट्स वगैरह दिखा सकते हो, अपना प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हो मैनेजर्स के साथ, तो वो भी एक पार्ट है ओपन सोर्स का। राइट। सो आर्यन, आपके लिए एक रैपिड फायर है, टीएस स्पेशल, और आपको एक आंसर ऑप्ट करना है इसमें से। ठीक है। तो फैंग कंपनीज और रिमोट जॉब विद डिसेंट सैलरी? मैं रिमोट जॉब्स को प्रेफर करूंगा, हालांकि मैं हूँ फैंग में। ओके। एंड क्रिएटिव फनी कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट? इन्फॉर्मेशनल कंटेंट ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, बट हाँ डेफिनेटली। So you should go for Informational, yes, definitely. Open source contribution or grinding DSA on lead code? Open source, any day. Okay. Android development or web development? Web development, for sure. So बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके आर्यन, एंड बहुत सारे इंसाइट्स मिले थ्रू आउट द पॉडकास्ट। एंड जाते जाते हमारे स्टूडेंट जितने बच्चे आपको देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उनकी क्या आपकी एडवाइस रहेगी उनके लिए? एडवाइस यही रहेगी कि यार आई थिंक कोडिंग को थोड़ा एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए जो था हमेशा से, कि मैंने हमेशा कोडिंग को एंजॉय करा है। ऐप्स अपने लिए बनाई हैं, लोगों के लिए बनाई हैं, घर वालों के लिए बनाई हैं, और आई थिंक जब आप उसे एंजॉय करोगे तो आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ों को
ट्राई करोगे, ओपन सोर्स करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, बहुत सारी चीज़ें करोगे एंड लगे रहें। थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए होता है। 250-300 रिजेक्शन मैंने फेस करे हैं, भाई ने फेस करे हैं, सब ने फेस करे हैं। कोई पहले दिन चांदी का चम्मच किसी ने मुंह में डाल के नहीं दिया था कि भाई तुम्हारी नौकरी लग गई है। तो वो सब फेस करते हैं। रिजेक्शंस को फेस करना सीखो, आगे बढ़ो, एंजॉय करो, हंसी खेलो, मज़े करो। थैंक यू सो मच आर्यन अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसे भाई। आप रील्स में वैसे ही आप रियल लाइफ में हैं एंड सीरियसली इतना गंदा हूँ मैं? नहीं नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग। जैसे नहीं, जिस तरीके से आप कंटेंट डिलीवर करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, वही मुझे आपसे सेम आज यहाँ पे वही वाइब आई, बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक एम 10,000 कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाइयों।